मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग हमारे आगे की स्टडी स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग पढ़ रहे थे सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको हिस्ट्री समझा दी थी, बता भी दिया था कि सस्पेंशन कल्चर क्या होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर हम किसी भी सेल को, कोशिका को, ठीक है, कैलस कल्चर में तो हम क्या करते हैं, करतों तक को यानी एक्सप्लांट को कल्चर करते हैं, जिससे कैलस बनता है, ठीक है ना। अगर एक्सप्लांट से हम सेल्स को आइसोलेट कर लें, कोशिकाओं को ले लें, उन कोशिकाओं को अगर हम संवर्धित करें, कोशिका, ठीक है, सेल्स को हम संवर्धित करें कहाँ, लिक्विड मीडियम में, तरल माध्यम में, ठीक है ना, तो वो कहलाता है क्या, सस्पेंशन कल्चर। क्यों कहलाता है, क्योंकि उस कंडीशन में जो आपका कोशिकाएं हैं वो मीडियम के अंदर की तरफ निलंबन अवस्था में, सस्पेंशन फॉर्म में संवर्धित होती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं सस्पेंशन कल्चर। निलंबन यानी कि घुली हुई अवस्था के अंदर वो उनका संवर्धन होता है, यानी कल्चर होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसे सस्पेंशन कल्चर या कोशिका निलंबन संवर्धन बोल दिया जाता है, ठीक है। तो देखो हिस्ट्री वगैरह तो हम इसकी सारी समझ चुके हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ। अब सस्पेंशन कल्चर करने के लिए किया क्या जाता है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग है ना डायरेक्टली जो है सेल्स को आइसोलेट कर लें और सेल्स से हम कल्चर करना शुरू कर दें। तो सबसे पहले सस्पेंशन कल्चर करने के लिए तो हम क्या करते हैं, कोशिकाओं को सेपरेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं। तो उसके लिए पहले तो क्या भैया, कैलस कल्चर किया जाता है। सबसे पहला प्रोसेस होता है उसके लिए कैलस कल्चर करना। कैलस कल्चर करने के लिए एक्सप्लांट को रेज करते हैं, एक्सप्लांट को यानी करतोता को कल्चर करते हैं, कैलस को रेज करते हैं, इससे कैलस मिलता है। इससे हमें क्या मिलेगा, कैलस जो होगा वो मिलेगा, ठीक है। फिर इस कैलस को हम तरल पोष माध्यम पर स्थानांतरित कर देते हैं। ये जो कैलस है इसे हम तरल पोष माध्यम के ऊपर स्थानांतरित कर देते हैं, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं लिक्विड मीडियम के ऊपर। तरल माध्यम, यहाँ पर इसको स्थानांतरित कर दिया जाता है। यहाँ पे स्थानांतरित करने के साथ साथ अब क्या होगा, इस लिक्विड मीडियम को हम लगातार 150 से लेकर के 300 आरपीएम तक हम इसको शेक करेंगे। 150 से लेकर 300 आरपीएम तक हम इसको क्या करते हैं, शेक करते हैं, हम इसको हिलाते हैं। साथ में साथ इसके अंदर पेक्टिनेज नाम का एंजाइम भी ऐड कर दिया जाता है। पेक्टिनेज एंजाइम विकर इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है। पेक्टिनेज से क्या होगा, जो सेल्स के बीच में जो मिडिल लेमिला है, जो पेक्टिन की बनी हुई होती है, कोशिकाओं के बीच में जो मध्य पट्टिका पेक्टिन की बनी हुई होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, वो घुल जाती है और कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। तो फिर उन अलग अलग कोशिकाओं को उसी सस्पेंशन मीडियम के अंदर कल्चर कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये तो है इसका तरीका, मोटा मोटा हमने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। अब देखो हम इसको पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ते हैं कि किस तरह से सस्पेंशन कल्चर किया जाता है। सस्पेंशन कल्चर करने का पॉइंट वाइज पॉइंट स्टेप अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रक्रिया जो है इसकी स्टेप्स, यानी कि स्टेप्स यानी प्रक्रिया। सबसे पहला स्टेप क्या है इसमें, पादप अथवा कैलस से एकल कोशिका को विलग करना। पादप अथवा कैलस से एकल कोशिका को विलग करना, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं आइसोलेट सेल्स फ्रॉम प्लांट पार्ट और कैलस।
कैलस से या प्लांट के किसी पार्ट से हम सेल्स को सेपरेट करते हैं, उन्हें आइसोलेट करते हैं। दूसरा, स्टेरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया, संवर्धन माध्यम का निर्जमीकरण करना। माध्यम का निर्जमीकरण करना। स्टेरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडियम, स्टेरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडियम। तीसरा है पहले तो ये दो लिख लीजिए, फिर हम तीसरा लिखेंगे। जब कैलस को हम शेक करते हैं, कैलस को जब फ्लास्क में डाल के शेक करते हैं, इसे सस्पेंशन कल्चर में, लिक्विड कल्चर में, और पैक्टिनेज एंजाइम डालने से कैलस क्या भुरभुरा यानी फ्रेजाइल हो जाता है, लूज हो जाता है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाती हैं, छिटक जाती हैं, तो फ्रेजाइल यानी भुरभुरा हो जाता है। ठीक है ना, जो कैलस होगा वो क्या होगा, भुरभुरा हो जाएगा। तो अब भुरभुरे कैलस से या निर्जमीकृत कर्तोतक से प्राप्त एकल या कुछ कोशिकाओं का संरोपण करना। भुरभुरे कैलस से या कर्तोतक से प्राप्त एकल कोशिकाओं का या कुछ कोशिकाओं का तरल संवर्धन माध्यम में संरोपण यानी इनोकुलेशन करना। संरोपण करना इंग्लिश में लिख लेते हैं। इनोकुलेशन ऑफ single isolated cells or group of cells, single isolated cells or group of cells in liquid group of cells obtained from fragile callus,
और एक्सप्लांट in a fresh liquid culture media in a fresh liquid culture media। ये 3 मेन स्टेप हैं, ठीक है, ये 3 इसमें मेन स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है इसमें, जो सबसे मुश्किल स्टेप है, हम सबसे पहले कैलस से हम सिंगल सेल्स को आइसोलेट करते हैं, एकल कोशिकाओं को विलग करते हैं। जो कैलस हमारा तैयार हुआ है या प्लांट का जिस पार्ट से हमें सेल्स लेनी है उससे हम सिंगल सेल्स को आइसोलेट करेंगे, क्योंकि प्लांट के पार्ट को अगर लिक्विड मटेरियल में, लिक्विड उसमें मीडियम के अंदर, तरल माध्यम के अंदर अगर डालेंगे तो वो पार्ट उसमें नीचे डूब जाएगा और केवल बाहर की कोशिकाएँ तो उसमें वृद्धि कर जाएंगी, लेकिन जो अंदर की कोशिकाएं हैं वो उसमें ढंग से वृद्धि नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिलेगी। जो प्लांट है वो नीचे डूब जाएगा, एक्सप्लांट नीचे डूब जाएगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक इसके विपरीत अगर सेल्स को हम उसमें डिसॉल्व करें, एक एक कोशिकाओं को, और लिक्विड कल्चर का तरीका क्या होता है, उसका सबसे बड़ा रूल है कि जब तक कल्चर चल रहा है वो शेक होना चाहिए। जो हमारा फ्लास्क है वो फ्लास्क लगातार शेक होता रहना चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि रोटरी कल्चर, ठीक है ना, एक इक्विपमेंट होता है रोटरी कल्चर, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था। वो लगातार आपके फ्लास्क को अगर 10 दिन, 15 दिन, 2 महीना, 6 महीने तक भी अगर हमारा कल्चर हो रहा है तो वो लगातार बिना रुके उस फ्लास्क को हिलाता रहता है, धीरे धीरे हल्के हल्के स्पीड से उसे रोटेट करता रहता है। तो उसकी वजह से मीडिया के अंदर जो कोशिकाएं हैं वो चारों तरफ होमोजीनस मिक्सचर में रहती हैं, ऊपर नीचे लगातार होती रहती हैं। तो उसकी वजह से उन्हें प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई मिलती रहती है। इसलिए सेल्स को ही कल्चर किया जाता है, किसी प्लांट के पार्ट को, एक्सप्लांट को वहाँ पे कल्चर नहीं कर सकते। तो सेल्स को सेपरेट करना या आइसोलेट करना, कोशिकाओं को अलग करना या विलग करना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहला तो क्या है, हम प्लांट के पार्ट से या कैलस जो हमारा तैयार हो चुका है उससे कोशिकाओं को विलग करते हैं। कैसे करते हैं अभी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने जो मीडियम बनाया, लिक्विड कल्चर मीडियम बनाया, वो लिक्विड कल्चर मीडियम जो है, कल्चर मीडियम जो लिक्विड है और सॉलिड, दोनों में फ़र्क कुछ नहीं होता, सेम है। केवल इतनी सी बात है कि लिक्विड मीडियम के अंदर हम एगार का उपयोग नहीं करते। जो लिक्विड मीडियम है उसमें एगार का उपयोग नहीं करते। मीडियम को सॉलिड बनाने का काम कौन करता है? अगार। तो अगार नहीं डालेंगे तो मीडियम जो होगा वो लिक्विड ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में क्या है, आप विटामिन्स और हार्मोन्स वगैरह बिल्कुल ठंडा करके भी डाल सकते हो। हमने पढ़ा था कि जब स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो विटामिन्स, हार्मोन्स और आपके अमीनो एसिड्स वगैरह को हम ऑटोक्लेव करने के बाद में डालते हैं। अगर सॉलिड मीडियम अगर है तो मीडियम के अंदर हमने उसी अवस्था में डालना होता है जिस अवस्था में वो ठोस है। बिल्कुल ठंडा हो जाए तो वो जम जाएगा, ठीक है ना, इसलिए उस अवस्था में नहीं डालते, ठोस अवस्था हो जाएगी तो गर्म में डालना होता है, ठीक है ना, गर्म में ही हमें डालना होता है, मतलब हल्के गर्म में। लेकिन यहाँ पे ऐसी समस्या नहीं है, यहाँ पे हम अगर डालते ही नहीं तो वो जमेगा नहीं, तो हमारे विटामिन वगैरह को हम कभी भी डाल सकते हैं, सबसे लास्ट में भी हम डाल सकते हैं, बिल्कुल ठंडा होने के बाद भी। अब हो गया क्या, हमने अगार नहीं डाला तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मीडियम है वो कैसा है, लिक्विड है। मीडियम कैसा है भैया, लिक्विड है, क्योंकि इसमें अगार नहीं डाला। तो उस लिक्विड मीडियम को हम स्टेरिलाइज करते हैं, ठीक है ना। स्टेरिलाइज करने के बाद जो हमने सेल्स यहाँ से सेपरेट की थी, उन सेल्स को एसेप्टिकल यानी निर्जर्मीकृत अवस्था में ही, निर्जर्मीकृत अवस्था का मतलब यह है हम जिस उपकरण का काम में लेंगे, जिस पिपेट का काम में लेंगे या निडल जो भी हम काम में लेंगे, वो निर्जर्मीकृत होनी चाहिए, स्टेरिलाइज होनी चाहिए। उसमें से हम सेल्स को या ग्रुप ऑफ सेल्स को उस फ्रेश मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और उसे हम कल्चर होने के लिए रख देंगे। कुछ समय के बाद होगा क्या, उसमें जो सेल्स होंगी वो डिवाइड होने लग जाएंगी और जो मीडियम होगा वो आपको टर्बिड यानी कि घना दिखाई देना प्राप्त हो जाएगा, घना दिखाई देना लग जाएगा, ठीक है ना। 5 से 7 दिन के बाद हम उसे सब कल्चर यानी कि उप संवर्धन करते रहते हैं। 5 से 7 दिन के बाद उसे सब कल्चर करते रहते हैं, नहीं तो सेल्स आपस में क्या होंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। जब कोशिकाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो इकट्ठी हो जाएंगी, क्लम बन जाएगा और हमारा कल्चर खराब हो जाएगा। इसलिए 5 से 7 दिन बाद लगातार सब कल्चर यानी उप संवर्धन प्रक्रिया करते रहनी चाहिए। उप संवर्धन का मतलब क्या है कि थोड़ा सा माध्यम लो, 1 या 2 ml मीडियम, ठीक है ना, जिसमें हमारी सेल्स ग्रो कर रही हैं। हमने मान के चलो जैसे ये हमारा फ्लास्क है, हमने सबसे पहले इसके अंदर कल्चर किया,
7-8 दिन हो गए। उसके बाद इसमें जो कोशिकाएं इकट्ठी हो जाएंगी, जब कल्चर बढ़ जाएगा टाइम, कोशिकाएं इकट्ठी हो जाएंगी तो मीडियम जो है आपका डेंस हो जाएगा। डेंस यानी कि ये घना हो जाएगा, टर्बिड हो जाएगा। तो इसमें से 1 ml या थोड़ा सा और कम आप चाहें तो इसमें से मीडियम लें, ठीक है ना। उस मीडियम के अंदर सेल्स भी आ जाएंगी और उसे फ्रेश मीडियम के अंदर ट्रांसफ़र कर दें, इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दें, इसमें सेल्स ग्रो करने लग जाएंगी, फिर उससे उसमें आगे लगातार हम ट्रांसफ़र करते रह सकते हैं। तो ये तरीका इसमें क्या है, उपसंवर्धन का है, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं पादप अथवा कैलस से एकल कोशिका को विलग करना, विलग कैसे किया जाता है। सेपरेट, विलग का मतलब होता है सेपरेट करना, अलग करना। Isolation of cells from plant or callus। आइसोलेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम प्लांट और कैलस, कैलस या प्लांट से सेल्स को सेपरेट करना, कैलस अथवा पादप भाग से एकल कोशिका विलग करना। एकल कोशिका को विलग करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें प्लांट के जिस पार्ट से सेल चाहिए उस पार्ट से हम क्या करते हैं, एक्सप्लांट लेते हैं। क्या लेते हैं, कर्तोतक हम लेते हैं। मान के चलिए कि हमें लीफ सेल्स को कल्चर करना है, तो लीफ को हम एक्सप्लांट मान लेते हैं, लीफ के किसी पार्ट को हम एक्सप्लांट के रूप में यूज़ करने लग जाते हैं। हम मान के चलें कि हमें एपिकल मेरिस्टेम की जो सेल्स हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक की जो कोशिकाएं हैं, उनको हमें कल्चर करना है, उनका संवर्धन करना है, तो हम एपिकल मेरिस्टेम को, एपिकल बड को हम एक्सप्लांट के तौर पे काम में लेते हैं। या अगर हम मान के चलें कि हमें रूट को कल्चर करना है, रूट की सेल्स को कल्चर करना है, तो एपिकल रूट का जो एपिकल पार्ट होता है, एपिकल मेरिस्टेम होता है, उसको हम एक्सप्लांट के तौर पे काम में लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि पादप के जिस भाग की कोशिकाएं हमें चाहिए, हमें वहाँ से कर्तोतक यानी एक्सप्लांट को लेना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले हम कर्तोतक को लेते हैं, एक्सप्लांट को लेते हैं और उसे कल्चर करते हैं, यानी कि संवर्धन करते हैं, ठीक है ना। ये संवर्धन ठोस माध्यम पे किया जाता है, हमेशा सॉलिड मीडियम पर ही करते हैं, लिक्विड मीडियम पर संवर्धन एक्सप्लांट का नहीं होगा। ये संवर्धन हमेशा ठोस माध्यम पर किया जाएगा। ठोस माध्यम पर हम उसका संवर्धन करते हैं, हमें फिर इससे कैलस मिलता है। जब संवर्धन करेंगे तो हमें कैलस प्राप्त होगा, कैलस मिल जाएगा हम, ठीक है। फिर कैलस जो होगा, कैलस को हम उस मीडियम में से निकाल लेंगे। ये सारी प्रक्रिया लेमिनार फ्लो ब्रांच के ऊपर ही होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखना। मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ध्यान रखने की बात कि सारी प्रक्रिया लेमिनार फ्लो ब्रांच के ऊपर ही होती है, निर्जमीकृत अवस्था में ही होती है, बाहर खुले में टेबल पे नहीं होती। खुले में टेबल से मतलब है लैब में भी खुले में टेबल पर नहीं होती, लेमिनार फ्लो बेंच पर ही होती है, ठीक है ना। अब हम उस कैलस को निकाल लेते हैं स्कैल्पल से और वॉटमैन फिल्टर पेपर के ऊपर रख देते हैं।
वॉटमैन फिल्टर पेपर के ऊपर हम उसको रख देते हैं, हम उसको प्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये है दूसरा तरीका। वॉटमैन फिल्टर पेपर के ऊपर हमने उसे रख दिया। रखने के बाद हुआ क्या कि हम फिल्टर पेपर से कैलस को अच्छे से ड्राई कर लेते हैं, अच्छे से थोड़ा सा सुखा लेते हैं। फिर उसके बाद हम स्कैल्पल से यानी कि चक्कू से, ये चक्कू वो चक्कू नहीं है जो रसोई के अंदर किचन में काम होता है। डिसेक्शन बॉक्स में अगर आपने देखा हो, बहुत छोटा सा पतला सा ब्लेड जैसा वो होता है चाकू, स्कैल्पल बोलते हैं। ठीक है ना, उस स्कैल्पल से, स्कैल्पल नहीं है तो ब्लेड से, किसी भी चीज़ से, ठीक है, क्योंकि कैलस बहुत सॉफ्ट होता है तो हम उस ब्लेड से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं जो लगभग 20 से 25 मिलीग्राम के साइज के हों। आपकी बुक में तो बहुत लिखा है, लेकिन आप अंदाजे से लगभग 20 से 25 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 700 मिलीग्राम तक के साइज के टुकड़े हम कर लेते हैं उस एक्सप्लांट के, जितने आप उस कैलस के जितने आप इजीली कर सकें और जितनों को इजीली हैंडल किया जा सके। ठीक है ना, ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, इन कैलस के टुकड़ों को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। देखो मैं ना ये एक एक चीज़ बिल्कुल ऐसे नहीं लिखूंगा जैसे बुक के अंदर लिखी है, मैं केवल समझा रहा हूँ, आप अपने आप बुक में से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ कैलस पीस टू लिक्विड MS मीडियम। MS मीडियम यानी कि कल्चर मीडियम, मुराशिगन इसको का कल्चर मीडियम है, इसलिए इसे MS मीडियम बोल दिया जाता है। ठीक है, कैलस के छोटे खंडों को MS माध्यम पर तरल MS माध्यम पर स्थानांतरित कर देते हैं। स्थानांतरित कर देते हैं, तरल MS माध्यम पर हम उनको स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, इस मीडियम के अंदर पैक्टिनेज नाम का एंजाइम डाल दिया जाता है। ये जो मीडियम है तरल माध्यम, इसमें पैक्टिनेज नाम का एंजाइम डाला जाता है। फिर से अब ध्यान रखने की बात है, एंजाइम है तो प्रोटीन है, प्रोटीन को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। इसलिए पैक्टिनेज एंजाइम को हमेशा ठंडे मीडियम के अंदर डाला जाता है और अलग से उसको वो करते हैं, हम लोग स्टेरलाइज करते हैं, निर्जर्मीकृत करते हैं। ठीक है ना, तो हालांकि एंजाइम जो है वो बाजार से खरीदे जाते हैं तो निर्जर्मीकृत अवस्था के अंदर स्टेरलाइज फॉर्म में ही होते हैं। एंजाइम क्या है, किस रूप में आते हैं, ये आपको बुक में नहीं लिखा मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। एंजाइम लिक्विड फॉर्म में भी अगर आएगा, ठीक है ना, मोस्टली एंजाइम लिक्विड फॉर्म में तो आते ही नहीं है। प्रोटीन होता है, लिक्विड फॉर्म में तो आएगा ही नहीं, लिक्विड फॉर्म में आएगा तो उसका स्टोरेज या ट्रांसपोर्ट में वो खराब हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए एंजाइम क्या है, पाउडर फॉर्म में आते हैं। सील पैक बोतल आती है, छोटी सी बोतल आती है, ज़्यादा से 5 ग्राम 10 ग्राम इतने तक की, या इससे भी छोटी बोतल तक आ सकती है, डिपेंड करता है कि वो एंजाइम की कीमत कितनी है। तो पाउडर फॉर्म के अंदर एंजाइम आता है। ठीक है ना, इस एंजाइम को हम स्टरलाइज डिस्टिल वाटर के अंदर ही डिसॉल्व करते हैं, लेमिनार फ्लो में। स्टरलाइज डिस्टिल्ड वाटर यानी कि निर्जर्मीकृत आसुत जल में डिसॉल्व कर देते हैं। जो बोतल होती है उस बोतल के ऊपर लिखा रहता है पैकिंग के ऊपर कि इस को आपको कितने पानी में डिसॉल्व करना है। मान के चलो एंजाइम जो है वो 50 मिलीग्राम की पैकिंग आई है, इतने की आती है, इससे ज़्यादा 1 2 5 ग्राम तक की पैकिंग होती है। 50 मिलीग्राम की पैकिंग आई है और बोतल के ऊपर लिखा आएगा कि इसे आपको 2 ml पानी के अंदर डालना है, ठीक है, या 5 ml पानी में इसको डिसॉल्व करना है।
तो 5 ml डिस्टिल वाटर के अंदर इस एंजाइम को डिसॉल्व कर दिया जाता है लेमिनार फ्लो बेंच के ऊपर, ठीक है ना। ये सारा काम भी लेमिनार फ्लो बेंच के ऊपर, वहीं पर उस पैकिंग की सील खोलते हैं, उसे डिस्टिल वाटर 5 ml लेते हैं और 5 ml में इसको डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। डिसॉल्व करने के बाद इसको वापस से जितनी हमें आवश्यकता होती है एक फ्रेश और स्टेरलाइज पिपेट से इसमें से निकालते हैं और बाकी का उसको सील पैक करके फ्रिज में स्टोर कर देते हैं। ये स्टेरलाइज फॉर्म में ही रहता है, इसको बार बार स्टेरलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो इसको हम स्टेरलाइज नहीं करेंगे, तो पैक्टिनेज एंजाइम जो होगा उसको हम स्टेरलाइज किए हुए फ्रेश मीडियम के अंदर, जिसको स्टेरलाइज निर्जलीकृत कर लिया है, उसमें डाल के छोड़ देंगे। पैक्टिनेज एंजाइम का रोल क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पैक्टिनेज एंजाइम जो करता क्या है। पैक्टिनेज एंजाइम जो है ये सेल्स के बीच में जो पैक्टिनेज की लेयर होती है जो कि मिडिल लैमेला कहलाती है, उसको डिसॉल्व कर देता है। पैक्टिनेज एंजाइम इट डिसॉल्व मिडिल लैमेला, ठीक है। ये मिडिल लैमेला को डिसॉल्व कर देता है क्योंकि मिडिल लैमेला वो पैक्टिन की बनी हुई होती है। मध्य पट्टिका को घोल देता है। मध्य पट्टिका क्या होती है, अब ये क्वेश्चन, ये एक सेल है, प्लांट सेल है, ये इसके पास दूसरा प्लांट सेल है, ये जो बीच का पोर्शन होता है दोनों प्लांट सेल के बीच का, ये मिडिल लैमेला कहलाती है। ये पैक्टिन की बनी होती है। अगर आपने सेल वॉल का स्ट्रक्चर पढ़ा हो सेल बायोलॉजी में, तो सेल वॉल के स्ट्रक्चर में, सेल वॉल में 3 लेयर होती हैं, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर और मिडिल लैमेला। तो जो मिडिल लैमेला होती है 2 सेल्स के बीच में कॉमन लेयर होती है, दोनों सेल्स की एक ही लेयर होती है अगल बगल की। इसकी प्राइमरी लेयर, पहले अंदर प्राइमरी लेयर बनती है, फिर सेकेंडरी लेयर बनती है, इसकी प्राइमरी लेयर, फिर सेकेंडरी लेयर, फिर इन दोनों सेल्स के बीच में मिडिल लैमेला एक ही होती है। ये दोनों सेल्स को आपस में चिपका के रखती है। तो ये मिडिल लैमेला पैक्टिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, पैक्टिन की बनी होती है। इस पैक्टिन को डिसॉल्व करने के लिए, इस पैक्टिन को तोड़ने के लिए पैक्टिनेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। जब ये पैक्टिन यहाँ से हट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो दोनों सेल्स अलग अलग हो जाएंगी, दोनों सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है ना। तो पैक्टिनेज एंजाइम को यहाँ पर डाला जाता है। अब अभी इसी में आगे चल रहा है थर्ड पॉइंट में, मीडियम शुड बी रोटेटेड और स्टिर्ड कंटिन्यूसली। मीडियम को लगातार हलित्र पर हिलाया जाता है, लगातार उसे रोटेट किया जाता है, स्टिर्ड कंटिन्यूसली। माध्यम को लगातार हलित्र पर हिलाया जाता है। माध्यम जो है, मीडियम जो है, उसको लगातार हलित्र पर हिलाते रहते हैं। हिलने से क्या होता है, हिलने से और पैक्टिनेज एंजाइम की उपस्थिति की वजह से जो कोशिकाओं के पुंज होते हैं, जो सेल्स के ग्रुप होते हैं, वो ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होने के बाद अलग अलग सेल्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, ठीक है ना। मिडिल लैमेला घुल गई, सेल सेपरेट हो गई और अब क्या होता है, हमारा जो कैलस है वो कैसा हो जाता है, फ्रेजाइल यानी भुरभुरा। कैलस फ्रेजाइल हो जाता है यानी कि भुरभुरा हो जाता है। लगातार और कुछ समय तक हिलाने के बाद सेल्स जो होती हैं सेपरेट हो जाती हैं और हमें ग्रुप ऑफ सेल्स और सेल्स वहाँ पे मिल जाती हैं उस तरल माध्यम के अंदर।
आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, सेल्स आर सेपरेटेड, सेल्स जो होंगी वो कैसी हो जाएंगी, सेपरेटेड हो जाएंगी, कोशिकाएं विलग हो जाती हैं। कोशिकाएं कुछ समय के बाद क्या होंगी, विलग हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, यानी एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगी। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, फोर्थ पॉइंट, ये जो मीडियम है जिसमें सेल्स घुली हुई हैं इसको हम फिल्टर कर लेते हैं। छान लेते हैं, माध्यम को छान लेते हैं, मीडियम को हम लोग फिल्टर कर लेते हैं, माध्यम को हम लोग छान लेते हैं। ठीक है। और छानने के बाद हमें ऊपर जो नीचे पानी होता है वो तो निकल जाता है, ऊपर हमें कोशिका पुंज या सेल ग्रुप हमें अलग मिल जाते हैं। ठीक है ना। सेल ग्रुप हमें अलग मिल जाते हैं और उनको हम सेपरेट करके उन्हें हम फ्रेश कल्चर के अंदर इनोकुलेट कर देते हैं। ठीक है। इनको हम फ्रेश कल्चर में इनोकुलेट कर देते हैं। ये आपकी किताब में लिखा है लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। संरोपित कर देते हैं। ठीक है। जब आप मीडियम को छानेंगे, किताब में तो ये लिखा है कि मीडियम को छान लेते हैं, छानने के बाद हम कोशिकाओं के पुंजों को यानी सेल्स के ग्रुप को, जो सेल का ग्रुप है उनको और सिंगल सेल्स को सेपरेट कर लेते हैं और उसको तरल और उसको फ्रेश मीडियम के अंदर एक नए माध्यम के अंदर संरोपित यानी इनोकुलेट कर देते हैं। नए मीडियम के अंदर उसको हम इनोकुलेट कर देते हैं, न्यू एंड फ्रेश मीडियम में। लेकिन ये पॉसिबल इसलिए नहीं है, अगर आप इस मीडियम को छान लोगे तो छानने के बाद आपको ग्रुप ऑफ सेल्स हो चाहे सेल हो वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना। आपको केवल मीडियम जो है वो टर्बिड नज़र आएगा, यानी कि घना सा नज़र आने लग जाएगा, लेकिन आपको सेल्स दिखाई नहीं देंगी। सेल इतनी छोटी होती है, कैसे दिखाई देगी, और छानोगे तो निकल जाएगी। सेल्स इतनी छोटी होती हैं, छलनी ऐसी थोड़ी ना होती है जो सेल्स को अलग कर लेगी। और अगर फिल्टर ऐसा ले भी लिया, बहुत छोटे फिल्टर अगर ले भी लिए, तो उसमें से सेल्स को कैसे सेपरेट करेंगे, फिल्टर कोई ऐसा आता ही नहीं। तो ये स्टेप बुक में भले ही लिखा हो लेकिन ये गलत स्टेप है, आप लोग इसको नहीं हम फॉलो करेंगे। हम लोग करते क्या है, ये तो हमने किताब के हिसाब से पढ़ लिया, अब हम इसको एक बार डायग्राम के हिसाब से पढ़ लेते हैं। पहला स्टेप हमने प्लांट से क्या लिया, एक्सप्लांट। प्लांट से हमने क्या लिया, एक्सप्लांट यानी कर्तोतक। ठीक है। इस कर्तोतक को हमने क्या किया, सॉलिड मीडियम पे ग्रो कराया। सॉलिड मीडियम पे ग्रो कराने के बाद हमें इससे क्या मिलेगा, कैलस मिलेगा। इस कैलस को हम लोग लिक्विड मीडियम में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है। लिक्विड मीडियम में क्या करेंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ये जो लिक्विड मीडियम होगा इसमें पैक्टिनेज पहले प्रेजेंट होगा, पैक्टिनेज एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होगा यानी उपस्थित होगा। जो तरल माध्यम है उसमें पैक्टिनेज नाम का एंजाइम उपस्थित होगा। ठीक है ना। इस लिक्विड मीडियम को हम शेक करेंगे यानी कि हिलाएंगे। ऐसे नहीं, एक दो बार नहीं हिलाना, इसे रोटरी शेकर पे रख देंगे, वो इसे अपने आप ऑटोमेटिकली शेक करता रहेगा, यानी हिलाएंगे। 4-5 घंटे तक इसे हम हिलने देंगे, ऑटोमेटिकली शेक होने देंगे। शेक होने के बाद क्या होगा, जो कैलस होगा ना वो ऑटोमेटिकली भुरभुरा हो जाएगा, कैलस खत्म हो जाएगा और उसमें बहुत छोटी छोटी सेल्स जो होंगी वो इधर उधर सेपरेट हो जाएंगी। और मीडियम के अंदर आपको ऑटोमेटिकली अगर कोई कैलस के बहुत छोटे छोटे महीन टुकड़े आपको दिखाई देने लग जाएंगे। इसके अलावा उसमें से बहुत सी सेल्स इधर उधर होकर मीडियम के अंदर फैल भी जाएंगी। अब उन छोटे टुकड़ों को भूल जाओ और क्या करो, पिपेट से, जैसे ये आपका मीडियम है, इसके इस स्टेप के बाद आपको मीडियम ऐसा मिलेगा। अपन डायग्राम भी बना लेते हैं। ये है प्लांट, ठीक है, ये प्लांट है, ये हमारा एक्सप्लांट है। इस एक्सप्लांट को हमने ठोस मीडियम के ऊपर कल्चर किया। ये फ्रेश ठोस मीडियम है।
ठीक है। इस ठोस मीडियम पे कल्चर किया तो आपको यहाँ पे क्या मिला, कैलस। ये फ्रेश मीडियम है, यहाँ पे आपको एक कैलस मिल गया। इस कैलस को आपने लिक्विड मीडियम पे कल्चर करा, कैलस को लिक्विड मीडियम पे कल्चर करा, ठीक है ना। इसमें डाल दिया, कैलस अंदर डूब जाएगा। इसको लगातार शेक करोगे, ये अपन इसको शेक कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें पेक्टिनेज एंजाइम प्रेजेंट है। शेक करने के बाद क्या होगा, इस तरह की शक्ल दिखाई देने लग जाएगी मीडियम की। ये मीडियम जो कैसा था, लिक्विड था, यहाँ पे आपको इस तरह का मीडियम दिखाई देने लग जाएगा और छोटे छोटे टुकड़े आपको कैलस के इसमें इधर उधर बिखरे भी नज़र आने लग जाएंगे, ठीक है ना। अब इन सबको भूल जाओ, आप क्या करो, एक फ्रेश मीडियम लो। इस मीडियम के अंदर अब पेक्टिनेज डालने की जरूरत नहीं है। जो फ्रेश मीडियम है इसमें पेक्टिनेज डालने की जरूरत नहीं है। पेक्टिनेज हम लोग डाल चुके हैं, अब हमें मिडिल लैमेला सेपरेट नहीं करनी, वो हो गई सेपरेट। ये फ्रेश मीडियम है, ठीक है। यहाँ से पिपेट से या माइक्रो पिपेट से थोड़ा सा मीडियम लो, 2 माइक्रोलीटर, 5 माइक्रोलीटर या 10 माइक्रोलीटर, इससे ज़्यादा नहीं लेना। माइक्रो पिपेट जो है उसके आगे की नोज़ल इतनी पतली, इतनी महीन होती है कि उसमें से केवल, जैसे सुई जैसी महीन, उसमें केवल पानी अंदर जा सकता है। अगर इसके साथ कोई और इसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं तो ये अंदर नहीं जाएंगे, या उसकी निडल से भी छोटे, अगर साइज़ से भी छोटे कोई टुकड़ा होगा तो ही वो अंदर जाएगा। और वो साइज़ इतना छोटा होता है कि उससे छोटा टुकड़ा अगर अंदर चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाने दो। इससे लो, इस मीडियम के अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। सारा काम एसेप्टिकली निर्जर्मिकत अवस्था में होना चाहिए। कुछ समय बाद इसमें सेल्स ग्रो होना शुरू हो जाएंगी। अब बार बार आप इसको उप संवर्धन, उप कल्चर आप, सब कल्चर आप करते जाओ। तो ये तरीका है कैलस कल्चर, सस्पेंशन कल्चर बनाने का या सस्पेंशन कल्चर करने का। ये जो सिंपल स्टेप है कि सस्पेंशन कल्चर कैसे किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए देखो हम इतना ही कंक्लूड कर रहे हैं। अभी तो हमने क्या है कि क्या तरीका किया था कि कैलस से कैसे सेल्स को रेज करते हैं वो सीखा था, ठीक है ना। अब प्लांट के पार्ट से भी सेल को रेज करना आना चाहिए कि प्लांट से हम कैसे सेल्स को, कोशिकाओं को अलग कर लें बिना कैलस को बनाए, ठीक है ना। हमने अभी तक तो एकल कोशिकाओं को कैसे विलग किया, कैलस से किया। अब कैलस से ना करके अगर हम प्लांट से करें तो वो कैसे करेंगे, वो हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए हम खत्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।